Mr. Amol Gupta, chairperson of the SPA Delhi, I welcome you to this webinar on cities after Corona. So I would like to formally welcome you and would like to draw upon your experiences and also try to understand from you various challenges, various opportunities that lie ahead of us after the fourth lockdown is lifted, whenever it is lifted. So while welcoming you, my first question, Amogji, to you is that India has been under lockdown for almost 2 months now. It has to open up the economy and de-escalate further blow to the poor citizens, as we have seen the migrant laborers going from here and there. So in your opinion, after the fourth lockdown is opened or bit relaxed by some certain states and union government, what is the way forward? धन्यवाद अभिलाष जी। पहले तो देखिए, फोर्थ लॉकडाउन के बाद वहां जाएंगे, कितने जाएंगे, पर आने से पहले हमको ये बात तथ्य को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं, ये पहले गांव में थे, रोटी कपड़ा मकान या अपने जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बड़े शहरों में चले गए और वहां पर उन्होंने इस चीज को लिया, पाया। हम इसके समाधान को जब ही पा सकते हैं जब हम खुले मन से मान लें कि हमारे यहाँ ग्रामीण आधारित विकास संकल्पना नहीं है और उसकी आवश्यकता है। जी, पहले तो ग्राम से पलायन व प्रस्थान, वो गया, शहर में उसकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ण किया। उसकी गुणवत्ता का स्तर ऊपर नीचे हो सकता है हमारे मापदंड के हिसाब से, पर वो पाया। लेकिन जैसे ही विषम परिस्थितियां आई, मुझे आश्चर्य है कि हर राज्य प्रशासन कह रही है इसके लिए वो राशन फ्री रहेगी, बिजली फ्री रहेगी, पानी भी फ्री रहेगी, और सर छुपाने की जगह तो है ही, क्योंकि वो वहां रह रहा था कितने साल से। अचानक क्यों वो वापस आने के लिए उद्वेलित हो? तो ये हमको ये माइंड में सोचना होगा कि क्या कारण, शायद तो इसको मैं आपको पूछ रहा हूँ अमोघ जी, इसके इकोनॉमिक कारण है? हाँ, नहीं, या पुलिस का डर है, या ये सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं? शायद हमारे यहाँ हम पृथ्वी को और प्रकृति को अपनी माँ का दर्जा दें, और जब किसी भी विषम परिस्थिति में बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, जब वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है, किसी घर की तरफ आता है, तो आज की तारीख में उसको वहां पर राशन फ्री, बिजली फ्री, बत्ती फ्री, रहने की जगह भी उसकी थी, फिर भी वो भाग रहा है अपने मूल निवास की, जिसको उसका कोई मां माना। अब एक नकारात्मक स्थिति पैदा हो गई। तो इससे निकलने की जो रास्ता होगा, हम सबको मिलकर चुनना। सरकार अपना काम करेगी, समाज अपना काम करेगा, व्यक्ति अपना काम करेगा। अब मान लीजिए लॉकडाउन खुल जाता है, जैसे आपने बोला लॉकडाउन 4 खुल गया, लेकिन लॉकडाउन 4 खुलने के बाद उद्योगों का कुछ प्रतिशत ही चालू हो पाएगा। कई उसके लिमिटेशंस दिए गए, 30% स्टाफ हो, ये तो ये उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता या उत्पादन पर कब आएंगे, ये एक भविष्य का प्रश्न चिन्ह। निश्चित रूप से। तो हम ये नहीं मान सकते कि ये जो बहुसंख्यक जो अभी पलायित या वापस गए हुए जो आदमी हैं, उसका एक बहुसंख्यक प्रतिशत जो है अभी न आने की मानसिकता में रहेगा। उसकी समयावधि क्या रहेगी, इस पर अभी कोई चीज कहना बड़ा जल्दी होगा। तो अब इसके लिए हमारे पास उपाय क्या? जो वहां चला गया यहाँ हो नहीं पाएगा, और हो भी जाएगा तो वो आने की मानसिकता में नहीं रहेगा। तो ये उपाय के बारे में मेरा एक दूसरा प्रश्न है, जिसको शायद प्राइम साहब ने भी एड्रेस किया था, कि गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग ऑन मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, मतलब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। सो दिस नीड strengthening of our infrastructure, making cities really smart while not ignoring balance with natural ecosystem. What is your take, sir? इसके पहले वाले का एक चीज कहूँ, मैं जो स्थायी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, अभी अपने पास 4 महीने का समय,
तो ये जो आदमी गांव से शहर को गया था वो एक लेबर क्लास में गया, शहर में उसने अपने आप को अनस्किल्ड और स्किल्ड कैटेगरी में डेवलप कर लिया अपने आप को। तो ये जो जी लोग लौटे हैं, इनके डेटास, इनके स्किल अनुसार डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना होगा और हमको उनके वहां पर उनके लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं स्थायी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से मनरेगा अस्थायी विकल्प, मनरेगा स्थायी विकल्प नहीं। मनरेगा में हमारे सीमित डेज होते हैं, उतने दिन में दे देंगे, मिनिमम वेजेस दे देंगे, लेकिन मैं एक स्किल्ड वेल्डर होकर आया हूँ, स्किल्ड मेसन होकर आया हूँ, तो मनरेगा में तो हमसे गड्ढे खुदवाएंगे, पानी भरवाएंगे, तालाब बनवाएंगे, कराएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि स्किल वर्कर को वहां रोजगार का अवसर दें, उसमें से कुछ प्रतिशत को एंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप, चाहे वो एमएसएमई के माध्यम हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक के ये पूछ रहा हूँ कि जो हमने पिछले 2 माह में देखा है, अर्बन पुअर, दोज हु रैन अवे और रैन बैक टू देयर होम्स फॉर व्हाटएवर इनसिक्योरिटी दे वर फेसिंग, उनको वापस लाने में समय भी लगेगा और उनके बिना बड़े शहर चाहे दिल्ली हो या बंबई हो, उनके अलग अलग, आपने बिल्कुल सही कहा, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर थे, लेकिन उसमें आर्किटेक्चर, उसमें इलेक्ट्रिशियंस भी होंगे, उसमें प्लम्बर्स होंगे, उसके फिटर्स होंगे, उसमें डेली वेजर्स, उसमें एग्रीकल्चर लेबर भले ही ना हो। लेकिन शहरों में यदि मान लीजिए 20-20 लाख मजदूर काम कर रहे थे, तो बड़े बिल्डर्स, मेरे मित्र लोग बंबई और दूसरे शहरों में कह रहे हैं कि हमको दिवाली तक ये डर है कि लोग वापस या नहीं आएंगे, और यदि नहीं आएंगे तो इकोनॉमी का चक्का घूमना मुश्किल है। आपकी बात सही है, लेकिन ये बड़े बिल्डरों का जो भय है, देखिए रूटीन में ये जो लेबर हमारे एमपी में भी आती थी, तो बरसात के पहले फसल कटाई में चली जाती थी और दोबारा दिवाली पे ही आती थी या दिवाली के बाद जी, बार थोड़ा सा अनशेड्यूल्ड चली गई। तो इस सीजन में लेबर की कमी तो होती ही थी। हाँ, कुछ हायर स्किल्ड लेबर उतने जल्दी नहीं जाते थे, कहा जा सकता। मेरा मूल प्रश्न ये है कि आपकी पूरी सोच या आपकी मतलब समाज की सोच, परेशानी का आकलन सिर्फ शहरी क्यों है? हम इसको एज ए पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे कि ये जो आदमी मजबूरी में अपनी जगह से गया था, वापस आ रहा है, 4 महीने रहने ही वाला था और अभी रहेगा, और इसकी मानसिकता ऐसी हो गई, उसके मन में भय हो गया, तो हम इसके लिए वहीं पर ऐसा कुछ क्यों ना कर दें कि सर्टेन परसेंटेज वही रिटेन करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं आपको यहाँ याद दिलाऊंगा कि डेमोग्राफी के जो अर्ली प्रोपोनेंट्स थे, उसमें आशीष बोस का नाम लिया जाता है, आपको याद होगा। ही वॉज ए डेमोग्राफर, और उन्होंने 1980-85 के दौरान बीमारू स्टेट्स की संकल्पना को बाहर लाके ये बताने की कोशिश की कि हमारे कुछ राज्य बहुत ही बेहतरीन विकास कर रहे हैं और कुछ लोग लैगार्ड स्टेट्स हैं, बहुत पीछे रह गए हैं, तो उनको भी बराबर लाना पड़ेगा। तो इस बीमारू की संकल्पना को नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में नीति आयोग के जरिए कुछ 180-85 जिलों को लैगार्ड डिस्ट्रिक्ट्स करके अलग तरीके से उनको उनके विकास के लिए बात करने की कोशिश करी। अर्थात यदि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में विकास अच्छा होगा तो लोग मद्रास, मतलब चेन्नई या दिल्ली या मुंबई की तरफ नहीं भागेंगे। ऐसी कल्पना को, जिसको मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट करना है, तो उस मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एक तो एजुकेशन ही ले लें, अगर थोड़ा ग्रामीण से थोड़ा हटे एजुकेशन की बात करें, तो जब हम लोग पढ़ने आए थे, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग ऑफ मणिपाल और महाराष्ट्र। समय के साथ एमपी में भी कॉलेज खुल गए, आज एमपी का बच्चा उस प्रतिशत में तो नहीं जा रहा मणिपाल और महाराष्ट्र धुलिया। तो इस प्रकार से हो क्या रहा है कि अभी हम एक स्टैटिस्टिक्स का डेटा इंटरप्रिटेशन करके हमने ये मान लिया, ये निर्णय ले लिया हर स्तर पर कि 2050 तक, 2030 तक इतने लाख करोड़ लोग शहर में आ ही जाएंगे, और हम घबरा गए और हम नए शहर की और नए शहर को बढ़ाने की बात। हो क्या रहा है कि हम शहर केंद्रित जब अपनी योजना बनाने की बात कर रहे हैं, तो होगा कि हम शहर की क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं और शहर की एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नयन कर रहे हैं या अपग्रेडेशन कर रहे हैं।
ये जैसे ही होगा और जनसंख्या बाहर की इसमें आकर्षित होगी, 5 साल बाद हम फिर और बढ़ाएंगे, तो हम ऐसी विकास मॉडल में एक लूप में फंसते चले जा रहे हैं। इसका कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। इससे क्षेत्र की जनसंख्या भी बढ़ जाएगी और उस क्षेत्र का, शहर का समस्या भी उसी स्वरूप में बढ़ता चला जाएगा। विल नॉट लैंड टू एनी सस्टेनेबल, लॉजिकल, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग पॉलिसी है, ये मेरा मानना। नहीं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप अनुभवी हैं, इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब हाउ द सिटीज एंड देयर ऑपरेशंस, वेदर इकोनॉमिक, वेदर सोशल, वेदर स्पोर्टिंग, वेदर अदरवाइज, आर गोइंग टू चेंज इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। मतलब आज तो हमारे शहरों में हम मेले ठेले होते हैं, सर्कस हो रही है, कहीं क्रिकेट की मैच हो रही है, कहीं जलसा हो रहा है, बहुत सारी चीजें जिसमें 500 से लेके 5000 तक लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 25,000 तक इकट्ठे हो रहे हैं क्रिकेट की मैचेस में या संगीत के जलसों में। तो अब क्या होगा अमोक जी, ये मैं थोड़ा सा आपसे फ्यूचरिस्टिक जानना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या हम लोगों ने मान लिया है कि कोरोना के बाद ऐसी कोई दूसरी महामारी नहीं आएगी? अगर मान लिया तो गलत है। पूर्व में भी कई विपदाएं आई, कोई महामारी स्तर की थी, प्लेग आया था, स्पेनिश फ्लू आया था। पिछले कई दशकों में थोड़ी छोटे स्तर की आई, HIV आया, सार्स आया, बर्ड फ्लू आया, स्वाइन फ्लू आया, ये भी सब वायरस बेस्ड। इसका स्तर थोड़ा कम और इसकी कोई गारंटी नहीं कि आज के जिस हिसाब से हम युग में जी रहे हैं, अपने आप को सुप्रीमेसी के लिए कोई देश दूसरा वायरस ना बना दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जी, हम पूर्व के वायरस जो आए थे उस विपदाओं के आधार पर समय रहते अपनी नियोजन योजना बना लेते तो आज हमको इतना विकराल स्वरूप देखने को नहीं मिलता। क्या दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि सब शहर की ओर भाग रहे हैं, और जब शहर की ओर भाग रहे हैं तो शहर में भूमि की उपलब्धता कम हो गई है, नीड या डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, which has resulted in a very inflation in land cost। और जब भूमि की कीमत बढ़ती चली जा रही है तो कई प्लानर्स ने, आर्किटेक्ट्स ने इसका विकल्प बनाया, हाई डेंसिटी हाई राइज, इसके ऊपर बात करना चालू कर, या हाई राइज हाई डेंसिटी इसका विकल्प हो सकेगा, इससे सारी प्लानिंग चालू कर दी। बट मेरे हिसाब से हम जिस सिद्धांत पे बढ़ रहे हैं, अगर उसको हम कोरोना से ही जोड़ के देखें तो आज जितने हाई राइज हाई डेंसिटी सिटीज थे, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे न्यूयॉर्क की बात करें, लंदन की बात करें, सिंगापुर 56 लाख की आबादी, 30,000 पेशेंट हो गए, या अपने राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, अहमदाबाद हुआ, यहाँ पर हमें हाई डेंसिटी हाई राइज टाइप की स्ट्रक्चर्स थे, इसमें ज्यादा बीमारों या संक्रमित लोगों की संख्या मिल रही है। जबकि पहले का केरल सबसे पहला मरीज वहां मिला था, आज वो सबसे बेहतर स्थिति में, ठीक है, उसको कंट्रोल करने में या किसी भी चीज के अच्छा और बुरा होने में कई कारण, लेकिन केरल के सेटलमेंट पैटर्न को हमको स्टडी करना बहुत जरूरी। मैं खुद केरल कम से कम 8-10 बार जा चुका हूँ। केरल में मैं किसी विलेज में भी जाता हूँ, वो सब विलेज सस्टेनेबल, वहां कोई ऐसा चीज नहीं कि जो नहीं मिलता। और जी से मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाना चाहूँ तो मैं 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच आ जाता हूँ। गांव आपने अमोघ जी, आपने एक अर्बन प्लानिंग की अच्छी बात कही है कि हमको इस तरीके से शहरों का नियोजन करना है जिसमें इन सारी समस्याओं को, और भविष्य में भी इस तरीके से कोई महामारी आती है तो उसको फेस करने, उसके सामने जाने में और उसका, जिसको कहते हैं, उसका समाधान करते हुए हमको शहर बसाना चाहिए। तो अब इतने वर्षों में जो हमारा ग्रामीण विकास का जो मॉडल रहा है, क्या वो असफल हो गया जिसके कारण शहरों में लोग भागते गए, और अब रिवर्स माइग्रेशन की जो बात चल रही है, तो अर्बन प्लानिंग के हिसाब से जिसके आप अनुभवी हैं, आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे अर्बन प्लानर्स को, अलग अलग सरकारों को और समाज के लोगों को, डेमोग्राफर्स को, इकोनॉमिस्ट को? देखिए अभिलाष जी, ऐसा नहीं है कि अपने हम ऐसे देखें तो भारत में, भारत सरकार विकास विभाग में काफी बड़ा विभाग, उसका काफी बजट है। बट मैं इतना ट्रेवल किया
आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं कोट्यम स्टेशन पे उतरा और 5 किलोमीटर बाहर निकला तो पंचायत क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र, वहां पे बढ़िया 5 स्टार होटल था। ग्रामीण विकास विभाग को सही मायने में अगर किसी ने अडॉप्ट किया तो केरल था। When I talk the bureaucrats or a politician or even the common people, तो यहाँ पर लोग अपना अर्बन एरिया बढ़ाने में कॉमन पीपल बड़ा खुश हो जाता है कि मैं नगर निगम में आ गया, और पॉलिटिशियन खुश हो जाता है कि मेरे को क्रेडिट मिल गई। तो यहाँ पर हमने ग्रामीण विकास के ऊपर उचित ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बिल्कुल। और कहीं पर बात करो तो पंचायत में सभी इंजीनियर ही नहीं है, जबकि केरल में मैं बता रहा हूँ आपको, एवरी पंचायत वाज इक्विप्ड विद ऑल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सन्स एंड इक्विपमेंट, सो देयर इज, यू कैन डिफाइन व्हिच इज रूरल एंड व्हिच इज अर्बन, तो दे डिड इट। और जहां तक भारत में नहीं फैला, केरल में आप देखिए सबसे बड़ा टाउन केरल में क्या, कोच्चि, और कोच्चि अगर अपन नेशनल लेवल पे बात करें दैट रैंक्स ऑन 75th नंबर, सबसे बड़ा अर्बन सेंटर। तो हमको डेवलपमेंट मॉडल, मैंने एक स्केच भी बनाया, आई डोंट नो हाउ इफ आई कैन शो इट हियर और नॉट, लेकिन अगर हम इसमें 2 व्यक्तियों का ध्यान करें जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, और मेरा मानना है कि उनकी सोच वास्तव में विजनरी। पहला, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने कहा था उस जमाने में गो टू विलेज कम टू कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये भारत के लिए सबसे सही आर्थिक विकास का। 40-50 साल बाद वो क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। 50-60 साल बाद हमारे दूसरे दूरदृष्टा आए, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जाने के रीजंस या साइकोलॉजिकल उसको समझा, भावनाओं को समझा, और प्यूरा नाम की स्कीम लाए, वो PURA, उन्होंने कंसेप्ट दिया पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरिया। ये भी आगे गति नहीं पकड़ पाया। तो हमारा मानना ये है कि अगर हम इसको ईमानदारी से करें, इसके कई रीजन हो सकते हैं, मैं वो अभी आज के प्लेटफॉर्म के लिए उचित नहीं होगा, लेकिन जैसे एक मॉडल, if you can see the sketch, I'll just show you sketch. If you see the sketch, are you able to see? Yes, I am able to see, sir. सर ये स्केच है, इसमें मैं मानता हूँ ये अभी स्ट्रेट लाइंस में बना है, बट एक्चुअल में हमारे विलेज पैटर्न सेटलमेंट तो सदियों से हैं, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। फिर भी समझने के लिए हम समझें कि एक हमारा ये सेंटर है, इसके चारों ओर ये क्लस्टर ऑफ विलेजेस, ये क्लस्टर ऑफ विलेजेस अपने, इसके बीच में एग्रीकल्चरल लैंड है, अपने सस्टेनेबल विलेज है, और बाकी के लिए डिपेंडेंट इस पे। हाँ, सेंटर में जो है वो, और ये सेंटर की बीच की दूरी आज की तारीख में बात करें 30 to 40 मीटर ट्रेवल टाइम, मैक्सिमम 50 मीटर। आज बॉम्बे में का, भोपाल में भी आप देखिए, लोग हम हमीदिया रोड से अगर मिसरोद पावड़िया जाए या कटारा जाए 40-50 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो आदमी माइंड सेट में 40 मिनट्स ड्राइव बड़ा नॉर्मल मान रहा है। तो इसको हम ट्रैफिक ये हमारा एक इन सब के ऊपर का लेवल का टाउन हुआ। कहेंगे कि अगर एयरपोर्ट बनाना है या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है या बहुत बड़ा एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाना, वो आप यहाँ ला, इनके बीच से थोड़ा दूर होगा, मतलब शहर से थोड़ा दूर होगा, मतलब वो। और ये जब पूरा शेप ले लेगा, ये जब पूरा शेप लेगी, ये इस पैटर्न में आ जाएगा। इट मे नॉट बी एक्चुअली दिस ज्योमेट्री, बिकॉज हम ये हम इसको रोड से जोड़ेंगे, और ऑलरेडी कई जगह आजकल प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना रोड्स अवेलेबल हो गई। हमको इन सिटीज को हाई स्पीड मोबाइल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ना है। तो ये आपका जो डायग्राम और आपका ये जो प्लानिंग देख के मेरे को अमोक जी ऐसा लग रहा है कि एक और प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ आपसे, कि आपने दिल्ली में एक योजना बड़ी भारी चल रही है उसके बारे में सुना है। So I would like to know from you, how do you see the Central Vista project? Many people are critical of this project. Is it
appropriate and need of the hour, or it is just about leaving a legacy behind? सर What do you think? ये प्रोजेक्ट में मतलब लीगेसी बिहाइंड, तो इस प्रोजेक्ट में एज अ प्लानर मैं क्या जवाब दूंगा? इट इज मोर अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। आई लाइक No, because this is a crown jewel of our urban planning. This thing, even if we say whether it was done by Lutyens or it was the British policymakers, but it is one of the best areas of the country. So if it is being redesigned, what do you think as an urban planner, as an architect? Why are we trying to play with the beautiful legacy and heritage of the country? no, I don't think it is anything is there like that. You see, critic level is in since last 1 year. Earlier, the points were different. In which it was different. Now it may be different. And you see the total proposal, RFP and everything. I've seen a little. I've gone through it. So there is no proposal of demolishing and creating a new thing. There is no proposal. पार्लियामेंट की बिल्डिंग नई बनने वाली है क्या? क्या चीज? पार्लियामेंट की, लोकसभा की बिल्डिंग नई बनने वाली है ऐसा कह रहे हैं, और वो सारा जो बन रही है पुरानी नहीं टूट रही है, उसका अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? इट इज नॉट स्क्रैच से चालू नहीं हो रहा है, पुरानी है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। आज अगर वो हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर रही है, कम कर रही है, तो हम अपनी जरूरत के लिए दूसरी बिल्डिंग बनाएंगे। ये तो है ना, इसको हम हटा नहीं रहे। एग्जैक्टली इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर न सिर्फ आर्किटेक्ट, न सिर्फ अर्बन प्लानर्स, लेकिन दिल्ली और बाहर के लोग, एनवायरमेंटलिस्ट, सारे लोग इस पर चिंता जता रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर द न्यू डिजाइन एंड द न्यू बिल्डिंग्स आर ब्रॉट इन देयर। हम लोग की आदत हो गई है बिना बात की चिंता कर। पहले आने तो दो चीज को, पर आके बन के खड़ी हो गई तो, और अच्छी नहीं रही तो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अच्छी और बुरी ये तो समय काल और व्यक्ति का परसेप्शन पे रहता है। मुझे याद है बहुत पहले जब कनॉट प्लेस में पहली कांच की बिल्डिंग बनी थी, तो उसको लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। कनॉट आर्किटेक्चर चेंज हो गया था। अब चार्ल्स कोरिया जी ने उस वक्त नाम दे दिया, तो सब शांत होगा, अच्छी हो गई। तो हमारा सोचना, हमारा प्रेस करना या हमारा क्रिटिसिज्म करना कई बार हमारे सीमित ज्ञान के आधार पर, हम पूरी पिक्चर नहीं देख पाते। हम हमेशा जो हम, वो हमारी कमी हो सकती है कि हम सोच नहीं पाए, या हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं कि हमको पूरी चीज पता चल पाई, लेकिन हम रिएक्ट जरूर करें। आपने बोला कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में मैं अमोम जी एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं आपसे, जो हमारे साथीदार हैं उनको भी उसमें वो मिलेगा। क्या एसपीए दिल्ली इतनी बड़ी और इतनी बेहतरीन संस्था है, उसका इसमें कोई भूमिका, इसमें कुछ रोल है उसमें? उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इसमें लिया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, कहीं उनका ओपिनियन या डीपीआर वगैरह बनाने में? नहीं, देखिए डीपीआर बनाने में, आरएफपी बनाने में ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई बहुत ऐसा सक्रिय योगदान दिया। जो बनाने वाला वो भी उतना ही सक्षम व्यक्ति है। हाँ, जरूर दिल्ली गवर्नमेंट ने कमेटी जो बनाई थी, जो इसके ऊपर आपत्तियों पे, सुझाव पे, इस पे बैठक बड़ी थी, उसमें आर्किटेक्ट्स के भी प्रतिनिधि भी गए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। जी, अब वो पार्लियामेंट्री कमेटी उसको ओके ख्याल से, पार्लियामेंट्री कमेटी ने तो मेरे ख्याल से उसको फाइनल अप्रूवल दे दिया पूरे प्रोजेक्ट को। अब देखिए, हर आदमी को अपने स्तर पर अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बात मान ली जाएगी ऐसा तो कोई नहीं है। कोई जरूर। I want to bring you back to COVID and cities. इस तरीके से हमारे शहर मेट्रोपोलिस और मेगापोलिस बनते जा रहे हैं। वही प्रश्न रिलेटेड है, थोड़े अलग एंगल से पूछ रहा हूं आपको। तो हमारी सिटी की कैरिंग कैपेसिटी या सिटीज पर कितना लोड आना चाहिए, इसके बारे में कोई नियम बन सकते हैं और उनका पालन हो सकता है? मेरे को कई साल पहले जी मुझे बड़ी है कि आपने दिया। मैं हमेशा बड़े बड़े, जहाँ बड़े बड़े प्लानर्स बैठते हैं, जो नीति नियंता है,
वेयरहाउस से एक ही प्रश्न रहता है कि भाई हाँ कप का, जग का एक कैपेसिटी डिफाइन करते हैं, भाई ये जग 1 लीटर का, और उसके बाद भी 1 लीटर को अगर आप देखो दूध लोगे तो 50 ml 60 ml एक्स्ट्रा स्पेस रहता है। लेकिन हम आज तक कोई भी प्लानर किसी एक सिटी की लिमिट क्यों नहीं डिसाइड कर रहा है? एक डिस्टेंस वाइज होना चाहिए, पॉपुलेशन वाइज होना चाहिए, और हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि इतना तक हो गया तो इसके बाद हम अगला डेवलपमेंट इतने डिस्टेंस बाद वहां पे करेंगे। और ये चीज जब हम डेवलपमेंट का ये मॉडल अपनाने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये जो मैं दिखला रहा हूँ ना, ये इसके चारों ओर एग्रीकल्चरल, आज हमारे फैसिमाइल वर्ड होता है, आज हमारे यहाँ सब्जी भोपाल में 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर से आ रही है। जैसे हमारे आप तो पत्रकार हो, हमारे यहाँ एक शब्द थी और तो कई शब्द मिलकर के भी एक शब्द बनते थे। एक शब्द होता था खेती बाड़ी। बहुत बढ़िया। व्हाट इज खेती, व्हाट इज बाड़ी, हमको ये सोचना पड़ेगा। जो आदमी अपने घर के अगल बगल में छोटे स्पेसेस में सब्जियां लगाता था, दैट वाज बाड़ी। थोड़ी देर में लगाता हूँ जी। खेती करने वो जाता था और बाड़ी घर के आसपास रहता था। आज भी आपको बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड, बिहार में बाड़ी शब्द मिलेगा, खेती बाड़ी, बाड़ी। जी अब हमारे यहाँ कोई बाड़ी नाम चीज ही नहीं है। हम सारी चीज के लिए एक डिपेंडेंट हो गए कि वो 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर, आजकल तो फैशन है, हम 2-2000 किलोमीटर दूर से चीज मंगा रहे हैं और उसको खरीदने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो आप बात कर रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो अमोक जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अर्बन और रूरल के बीच में अब एक पेरी अर्बन एरिया और उसका जो एक बेल्ट शब्द जिसके डेवलपमेंट की बातें कई सारे सेमिनार्स और कई सारे लेखों में आ रही है, तो ये पेरी अर्बन भी कब तक रहेगा मुझे नहीं समझ में आता। मैं इंदौर का रहने वाला था, धीरे धीरे देखा कि इंदौर और देवास लगभग एक के पास में एक हो गए। मुंबई और पुणे मुझे लगता है कि कुछ वर्षों में एक ही हो जाएंगे, कि जिस तरीके से लोग तेजी से शहरों की तरफ भाग रहे हैं। आपने उसके पहले वाले प्रश्न के उत्तर में बहुत अच्छी बात कही थी कि लगातार लोग शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और शहर बहुत बेतहाशा प्रगति कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। तो आज जब हम ये देखते हैं कि मुंबई से हजारों लोग यूपी या बिहार की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये सारे लोग वाकई अच्छी, जिसको लिविंग कंडीशंस कहते हैं, उसमें रह पा रहे हैं? और यदि नहीं रह पा रहे हैं तो उनके लिए हमारी कोई जवाबदारी है क्या? नहीं, जवाबदारी तो एज ए नागरिक सभी की है, तो जवाबदारी से तो कोई मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, हम तो हमेशा से कहते हैं कि इसमें ये जो बीच का एरिया, जिसको आप पेरी अर्बन कह लें या फ्रिंज एरिया कह लें, रहता है, इस हम पूरे शहर की लैंड यूज फिक्स करने के बजाय इसकी लैंड यूज रिजर्व करते हैं। ये एग्रीकल्चर रहेगा, ग्रीन प्रोड्यूस रहेगा, बाकी यहाँ पे तुम्हें जो करना कर लो मार्केट नीड के हिसाब से। इस जगह पे यही चीज होगा, बस एग्रो बेस्ड होगा, ये होगा, ओपन होगा, सो दैट ये बाउंड्री जो स्प्राउलिंग बाउंड्रीज हो रही है वो ना हो। 20 साल में 2 शहर मिल गए, ऐसा ना हो। हमको पता है कि इस शहर की कैरिंग कैपेसिटी ये है और डिस्टेंस। हम जैसे ही इसके 75% लेवल पर पहुंचे, हम इसमें हमने डिस्टेंसेस कैलकुलेट करवाया था, इट कम्स नियरली 50 to 80 किलोमीटर्स। तो हम अपना 30 कहीं पर 30-50 के आसपास में जो दूसरा सेटलमेंट स्मॉल हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 2500 to 4000 either in one place or making a cluster of villages, उस पर हम इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट पर ध्यान देने लगे। तो जो हमारा रिबन डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो नहीं हो। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैं आपको ये चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाने के पहले एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये जो आप बता रहे हैं उसी से संबंधित है। वो इंडिया इज बैटलिंग विद कोरोना वायरस well, but if we see and compare with many other countries, is less urbanization a reason for this? And do you think that the trend of urbanization will reverse from here onwards,
और इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल एज फार एज इंडिया इज कंसर्न? क्योंकि आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में बहुत कम केसेस हैं, उड़ीसा में थोड़ा सा कम कर लिया है, झारखंड में कम हुआ है, तो अर्बनाइज्ड जो स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग महाराष्ट्र और तमिलनाडु और तेलंगाना और दिल्ली, यहाँ पर बहुत ज्यादा केसेस दिखते हैं। लेकिन जहां पर आपने शुरुआत में भी कहा था, जहां गांव है, जहां खेती बाड़ी है, जहां गांव खेड़े हैं, वहां पर ये पर्टिकुलर दिस वायरस, as far as this virus is concerned, we are talking about this. Tomorrow a new virus comes, and if it attacks a different kind of people and substances, one doesn't know. So what do you have to say finally on this, कि इंडिया ने जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपने केरल की इतनी तारीफ करी, केरल मॉडल या बिलवाड़ा मॉडल की बात बहुत जगह चल रही है, तो ये शहरों का जो वायरस है या शहरों में जिसने इम्पैक्ट भयानक किया है, तो क्या हमको अब अर्बनाइजेशन को नए तरीके से देखने की जरूरत है क्या? ये मेरा अंतिम प्रश्न है आज के वेबिनार के लिए आपसे। डेफिनेटली अभी तक हमने जिस विषय पर तीनों चारों प्रश्नों में बात किया, तो आप पाएंगे कि मेरे उत्तर उसमें है कि यस, लेस अर्बनाइजेशन के कारण ही भारत में ये प्रमुख शहरों तक सीमित है, और हाई डेंसिटी वाले जितने शहर उसमें उतना बढ़ता चला गया। और केरल का संदर्भ मैंने उसकी विशेष सेटलमेंट पैटर्न को लेके किया। अगर हम वैसा सेटलमेंट पैटर्न से बाकी स्टेट डेवलप करेंगे तो एकदम अर्बन एरियाज में डेंसिटी या प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ एक मजेदार चीज ये भी है, जो हमने कई आर्टिकल्स में पढ़ा, औसत भारत का और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर हमारे पश्चिमी देशों के नागरिक से ज्यादा है। And also their culture, difference between culture of India and say Germany or Italy. कल्चर एंड मे बी, जो हम लोग कहते हैं ना, बायोलॉजी वाले लोग कहेंगे कि हमारी शरीर अपने आप कुछ रचना कर लेती है। आप देखिएगा हमारे शहर में भरी तपती लू में झाउआ की लेबर एक चादर में बच्चे को पेड़ से बांधती और खुले आसमान में नाली खोदती रहती है, उसके बच्चे को लू नहीं लगता। तो हमारी बॉडीज, हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं उसके हिसाब से कुछ चीजें डेवलप कर ली। तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो मे बी वन ऑफ द रीजन कि हमारे यहाँ ये रोग, जितनी हमारी जनसंख्या थी विश्व के देशों को कंपेयर करते उतना विकराल रूप नहीं ले पाई जितना पश्चिमी देशों में एकदम से फैला। और डेफिनेटली मेरा मानना है कि अगर इस 4 महीने के समय काल में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम योजना को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधोसंरचना को पूर्ण निष्ठा से करना प्रारंभ भी कर दिया, तो अवश्य हम रिवर्स माइग्रेशन को इनवाइट करेंगे, वेलकम करेंगे, और यही भारत के लिए एक स्थायी समाधान। बहुत अच्छा बताया आपने। तो आज का ये हमारी चर्चा वेबिनार, अभिलाष खांडेकर सर, हम कंक्लूड करने से पहले ऑडियंस के क्वेश्चंस ले लेते हैं। कुछ हमारे ऑडियंस के अंदर कुछ लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। जो ऑडियंस, तो you moderate that and you ask them who has sent us request. Yes. For Amog Gupta ji. Yes. Amog ji कुछ प्रश्न पूछेंगे ऑडियंस? In audience, if anyone want to ask any question, they can raise their hand in the app and we will let them speak. So the first attendee who want to ask a question, his name is Mr. DP Tiwari, and I will allow him to speak. Mr. DP Tiwari is joining us. Welcome DP Tiwari sir. Mr. Tiwari, can you hear me? आवाज नहीं आ रही है सर। तिवारी सर की आवाज आ रही है? I think there is some technical issue. Let's Pratik, take you another go to question. Yeah, and then we'll go back to DP Tiwari if he is able to connect. Yes, yes, we can take another question. One question we got from Facebook Live. The question is, how can the load of cities be shared? Is the development of neighboring areas to major cities like Panchgram or for Gurugram a viable solution? ये प्रश्न किससे है? आपसे है गुप्ता जी। आपसे सर। फिर से प्रश्न को दोहराएंगे?
So the question is, how can the load of cities be shared? Is the development of neighboring areas to the major cities like Panchgram or Gurugram a viable solution? This definitely, this could have viable solution, but if it could have been implemented 20-30 years back. आपने दिल्ली से गुरुग्राम के बीच में छोड़ा ही क्या? मेरा जो कहना है कि ये 20 साल पहले, आप पहले दिल्ली को बढ़ते चले गए, आज गुरुग्राम क्या है? बेसिकली इज ओनली a boundary of a different state, but for all purposes Delhi and Gurugram has become one. We have named it as NCR. So this cannot be a solution. Solution होता जब हमारे एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया के बीच में travel, you are leaving that much reserved green area which is going to be used for agricultural produce or a green lung and something like that. Then it will be a viable solution. Okay, so Mr. DP Tiwari is with us now. He can ask his question. Mr. DP Tiwari, please ask a question. Mr. DP Tiwari, sir, you can ask a question. Let's take another question from our attendee. His name is Srinivas Deshmukh. Yes, Srinivas Deshmukh, you can ask a question. Good afternoon, sir. My name is Srinivas. I'm an urban and regional planner. I wanted to ask, till now we have come up with schemes related to urban planning only, be it Amrut, Hridayar, or etc. So is it the right time to go for schemes on a regional planning level, like in that sense? Because the diagram which you have shown, that is kind of a regional planning model. Is this question is related to me or Abhilash has to answer? No, Gupta sir. It's a question to Gupta All sir. questions are to you, sir. You see, Srinivasan ji, if we talk of planning, I don't know, I have come across many big planners. Without regional planning, can you plan a district plan? What is happening nowadays, we are not talking of regional plan, we are talking only of district plans. Once there is a regional plan, and then you come to next order district plan, immediately in between those fringe areas or peri-urban areas or like that will come into account. And then you'll also start thinking on that part. And definitely it is now a right time to think, go back. हमको अपना आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि हम विकास की जो परिभाषा गढ़ लिए उस पे ही बढ़ते चले जाएं, या एक बार आत्ममंथन करने के बाद फिर से नई परिभाषाओं को जन्म दें और उसके हिसाब से प्लान। आज जो भी आपने हृदय, अमृत, ये सब जो योजना बताई है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? Why you needed this model? Because you have not stopped the transfer of population. These all are required for upgradation schemes of services of city area, and that is not for the population which is a natural growth in city. It is to accommodate the population which is still migrating and migrating on. So ultimately, this supplement which we are thinking, planned and implementing will not be meeting out the requirement after 10 years. So yeah, now another question is from Mr. Abhishek. There are blue collar and white collar urban migrants. They stayed back in cities. The collarless migrant worker have to leave because they don't have any security. Why can't we have a system that take care of them? What could be the measures that we can take? The question is directed to Mr. Gupta. Again, blue collar and white collar. इसी व्हाइट कॉलर, एक अभिषेक जी के लिए बोलूंगा, एक हमारे यहाँ अभिलाष जी बोलेंगे, कहावत हुआ करती थी जी, तो कम पढ़ा वो खेती से गया, तो ज्यादा पढ़ा मतलब जो कम पढ़ा वो हल से गया, जो ज्यादा पढ़ा वो शहर से गांव से ही चला गया। हमने ये मान लिया लास्ट 100 ईयर से ज्यादा में कि इज्जत व्हाइट कॉलर जॉब में, ये हमने अपनी धारणा मानी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने ऑफिस में टेक्निकल पर्सन
जिसको व्हाइट कॉलर कह रहे हैं, या ऑफिस प्यून के लिए बात करूं तो दे आर रेडी फ्रॉम 8,000 to 10,000, 12,000 पर मंथ। लेकिन मैं जो कारपेंटर, जो स्किल्ड कारपेंटर है, उसको जब मैं अपने साइट के लिए काम के लिए बोलता हूँ तो ही टॉक्स नॉट लेस देन 750 रुपीज पर डे, लेकिन वो व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है। तो हमने एक समाज में धारणा बना ली कि व्हाइट कॉलर रिस्पेक्टेबल है, जबकि हम देखेंगे जो स्किल्ड ओरिएंटेड वर्क है, अगर हम उनको इज्जत देने लगे, सबसे पहले हमें इज्जत देनी पड़ेगी। अगर हम अपने कारपेंटर को, मेसन को अच्छे से इज्जत दे रहे हैं तो आदमी उसमें जाने के लिए प्रेरित होगा। अगर हम उसको नहीं इज्जत देंगे तो भले से पैसा हो। हमको समाज में ये मानसिकता निकालनी पड़ेगी कि जो बैठ के काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, वो सर्वज्ञाता या उसकी जो साइड पे काम कर रहा है। इसके लिए मैं आपको याद दिलाऊं, अभिलाष जी करेक्ट नहीं, मुझे याद आता है अब्राहम लिंकन जी, when he was moving with his employees and secretaries, जो उसका ऑफिस है, एक छोटा सा ब्रिज आया था और उस पे एक आदमी सर के ऊपर बोरा लेके, तो क्योंकि सबने उसको रोकने की कोशिश की, तो अब्राहम लिंकन ने कहा नहीं, वो देश का मजदूर है, देश को आगे बढ़ाने का काम करने वाला जा रहा है, तो ही शुड हैव फर्स्ट राइट टू क्रॉस द पुलिया। क्या बात है ना? वेरी गुड। ऐसे एग्जाम्पल, ऐसी मानसिकता सेट करेंगे तो हम अपना काम, एंटरप्रेन्योरशिप हमें अपना डेवलप होगा, इंस्टेड ऑफ ऑलवेज टॉकिंग व्हाइट कॉलर जॉब। थैंक यू। Yes, there is one more participant who want to ask his question. His name is Mr. Prakash Sharma. I will allow him to talk. Yes, Mr. Prakash, you can ask your question. Yeah, hi sir. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पोस्ट कोविड आई थिंक मेनी बिल्डिंग्स, मतलब हमारा पूरा एक सिनेरियो चेंज हो जाएगा थिंकिंग का, कि हम लोग मोस्टली मॉल्स वगैरह अवॉइड करेंगे एंड बहुत सारी बिल्डिंग्स अवॉइड करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से एक डेड बिल्डिंग या डेड एरिया क्रिएट होना शुरू हो जाएगा सिटीज में, जो कि मतलब गोस्ट सिटीज टाइप थोड़ा स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि लोग खुद को डिस्टेंट करना चाहेंगे और चीजों से? ऐसे निर्णय पर इतनी जल्दी पहुंचना बहुत जल्दबाजी। ओके। अभी आप देखिए कई होटल हॉस्पिटल में बदल गए जी। कई बड़े, अगर ऐसी खाली बिल्डिंग होगी तो उसका यूज तो हो सकता है, लेकिन ये एक बात सच है, होस्ट स्पेस तो नहीं होगा, बट एक बात सच है कि भविष्य में अगर इसको हमने 4-6 महीने में, 8 महीने में पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर लिया और ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प उपलब्ध हो गए, तो डेफिनेटली ये स्पेसेस हमारे उस लेवल पे, उतने एरिया में रिक्वायर्ड नहीं रहेंगे जिसको विजुअलाइज करके काम चले। लेकिन ऐसा नहीं आपके बड़े बड़े मॉल दूसरे स्पेस में नहीं हो सकते। आप ही कैन आई नो यू आर आर्किटेक्ट और प्लान? आई एम एन आर्किटेक्ट। तो आप आर्किटेक्ट अपन बिल्डिंग को कई बार चेंज नहीं करते। कैन अ मॉल नॉट बी चेंज टू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल? वेरी वेल, इट कैन बी। So the use of building may change, but it will not be so that will be a wrong thing if we come to a conclusion कि वो घोस्ट है, ऐसा नहीं होने का। ओके। और जहाँ तक लोग चिंतित हैं बिल्डर ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे अधिक लेबर इन्वॉल्व होती है। नहीं अमोक जी, हाँ बोलिए सर। अमोक जी, मैं इसी का एक एक्सटेंशन पूछना चाह रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि विल सिटीज look like ghost cities because certain areas or certain malls or certain buildings may not be actually put to the best of their use. So I, being the president of Madhya Pradesh Cricket Association, I am feeling that I have got a large stadium in Indore and many other places, and if the government in all sincerity decides not to allow gathering and assembly of large number of people, so there will not be much of use for that stadium. तो हमने जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने मतलब
जो जिन लोगों ने बनाया, तो अलग अलग शहरों में स्टेडियम्स का यदि उपयोग होना अगले 6-8 महीने साल भर, मालूम नहीं कब तक यदि प्रतिबंधित रहा, बिकॉज जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, तो क्या स्थिति निर्मित हो सकने की संभावना है? देखिए, इसको आप यूज करेंगे अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर रहे हैं, तो अगर अपन ने 1 लाख कैपेसिटी क्षमता की स्टेडियम बनाई तो 30,000 आएंगे, यही होगा ना। अहमदाबाद ने तो, गांधीनगर में तो 1 लाख के स्टेडियम बनाया, अभी 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, अब क्या उसमें 10,000 लोग, ये जब डिजाइन किया था तब तो अपने को, मेरा वही नहीं, हम लोग विजुलाइज ही नहीं किया कि ऐसी भी कोई घटना घट सकती है। देखो, कोरोना के बारे में किसने सोचा होगा? किसी ने नहीं सोचा। तो अब डेफिनेटली वो जो जगह है वो 1 लाख के बजाय 30,000 कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा। तो हमारे को रिक्वायरमेंट को रिविजुलाइज करना पड़ेगा, और हो सकता है ये हमारे को प्लानिंग के टाइम, डिजाइनिंग के टाइम पे अलग प्रकार की डिस्टेंसेस प्लानिंग भी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर ये एक चीज है जिसके साथ हमें जीना है और जीना सीखना है, तो हमारे स्टेडियम के, सिनेमा हॉल कई जगह पे हमको उस हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट सोचना पड़ेगा। Pratik, any other question? There is no other question, sir. We can end the session now. Okay. So I would like to thank Amol Gupta ji, the chairperson of SPA Delhi, for joining this webinar and answering questions of all the participants as well as the questions from me. But before we wind it up, Gupta ji, would you like to have a final comment on cities beyond COVID? अभिलाष जी, बहुत दिन बाद इसी बहाने आपसे मुझे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। आई थैंक दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसने अपॉर्चुनिटी दी, एंड डेफिनेटली एक चीज है, पोस्ट कोविड हमारे जीवन शैली बदलेगी, काम करने के तरीके बदलेंगे, और उसमें हमको पॉजिटिव चीज को निकालना। और मैं अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, हमारे यहाँ क्या हुआ, हम लोग भावनात्मक रूप से क्लाइंट के प्रति बड़े समय से जुड़े। तो क्लाइंट अगर, अभिलाष जी मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे, बाकी सुनने वाले भी जो अगर कंस्ट्रक्शन में जुड़े, जैसे अगर हम बात करें लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये नॉट टॉकिंग मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो भोपाल में 125 रुपए से 150 से 200-250 स्क्वायर फीट स्लैब जमीन पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल होता है। अगर हमारा क्लाइंट बोलता है साहब हम 125 रुपए की लेबर वो कॉन्ट्रैक्टर पूरा करें, हम कभी ये नहीं बोलते कि तुम अच्छा क्यों नहीं हो, कभी नहीं बोलते। ठीक है भाई तुम 125 रुपए, क्योंकि अब फर्क क्या, क्योंकि मैंने अनुभव किया, जो 200 रुपए स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन देता है, ही एम्प्लॉयज इंजीनियर, ही इज हैविंग मोबाइल फोन, सो व्हाटएवर आई एम थिंकिंग आई हैव पुट ऑन ड्राइंग्स, he is able to read the drawings and convert into shape. बट वो 125 रुपए वाले को तो इसका ज्ञान नहीं है। वो क्या रोज बोलता है साहब आप सुबह आके मिस्त्री को साइड पे समझा दो। तो हम क्या सोचते हैं यार, जब हमको साइड पे जाके समझाना ही है तो हम ड्राइंग क्या बनाए। तो मिड लेवल ऑफिसेस पे, मैक्सिमम ऑफिसेस पे प्रिपरेशन ऑफ डिटेल ड्राइंग्स मिस होने लगी। जब हमारा साइट पे जाना कम होगा, क्या इसी कारण से, तो हम सारी ड्राइंग बनाएंगे कि मेरा को कम से कम जाना। तो आई विल बी इंप्रूविंग माई क्वालिटी एंड इनडायरेक्टली इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन गुड कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो आई सी अ पॉजिटिव वे आउट दिस पोस्ट कोविड, एटलीस्ट द फंक्शनिंग ऑफ आर्किटेक्चरल ऑफिस एंड कंस्ट्रक्शन। अर्बन एरियाज में सर आपको याद होगा चंडीगढ़ में आज से 15-20 साल 25 साल पहले भी मैं सबसे पहले गया था 1980s में, वहां पर स्ट्रीट पे सीमेंट कंक्रीट मिक्सिंग था, ईटा नहीं रख सकते। भोपाल में भी तो रूल तो थे ही, नगर निगम एनफोर्स नहीं करता, बट आज भोपाल में 50% से ऊपर कंक्रीट हमारे रेडी मिक्स प्लांट से। तो हम अर्बन एरिया में
Are you getting me? Yes, yes, I'm listening to you. We are all. % जैसे कंक्रीट मिक्स प्लांट से आ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन एरिया मटेरियल में हमको ये डिवाइड करना पड़ेगा कि अर्बन एरियाज में प्री फैब, प्री कंस्ट्रक्टेड अधिक से अधिक बिल्डिंग मटेरियल का उपयोग हो, सो दैट अर्बन एरिया कोर एरियाज में दिक्कत ना हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम फ्रिंज एरिया रूरल एरिया दूसरी चीज प्लान कर सकते हैं। तो इट मे गिव अ न्यू शेप, अ न्यू डायमेंशन टू टोटल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एंड डेफिनेटली इससे बिल्डर्स भी प्रभावित होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स भी प्रभावित होंगे। बट मैं इसमें अच्छाई देख रहा हूं, आने वाले समय में बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स इन अर्बन एरिया होगा, और रूरल एरिया में बेटर यूज ऑफ स्किल। Thank you, Mr. Amol Gupta. It has been a wonderful discussion with you, and you have been able to throw real new light on the urban scenario post-COVID. And I think, as you rightly said, we will have to change our lifestyles, we will have to change our habits, and it will not be the world that we saw before March 2020, but it will be a new world. Thank you very much. Thank you. Okay, so we are ending the session now. Okay, Thank you. Kapil, are you getting me? Sir, I'm Pratik. Yes, Thank I'm you, Mr. getting Gupta, and all participants. Thank you, Abhilash. Yes, sir, we are ending the session. Thank you. Thank you all.